तो हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइज रिडक्शन इन फूड सॉलिड्स। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मच important from the exam perspective, and also if you are working in a food sector, then this particular topic is very much important to understand. And definitely 2 marks question out of the 35 marks come in exam. ज़रूर आता है इसमें से क्वेश्चन हर बार। तो मैं यहाँ पर 3 वीडियोस बनाऊंगा साइज रिडक्शन इन फूड सॉलिड्स के ऊपर। सो दिस वीडियो विल बी कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड, एक थ्योरी बेस्ड रहेगी। और इसमें ऐसा रहेगा कि एकदम आसान चीज़ें रहेंगी, और मैंने पूरी कोशिश की है इसमें कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सको, ताकि आपको ज़्यादा कुछ अलग से मेहनत ना करनी पड़े और आप इजीली एग्ज़ाम में स्कोर कर सको। और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से साइज रिडक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So I request you that, and many of you watch this video and do not subscribe. So I request you kindly subscribe this channel on YouTube. मेरा ये चैनल का नाम है फूड टेक्नो। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज दिस विल मोटिवेट मी टू मेक फर्दर वीडियोज़ फॉर यू। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल ऑन द टेलीग्राम। यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे शेयर करता रहता हूँ जो आपको डेली रूटीन में कहीं ना कहीं काम में आएंगी। बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फूड सेक्टर, सो मुझे ऐसा लगता है कि फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अभी बहुत सी प्रोग्रेस हो रही है, इंडस्ट्री वाइज भी और रेगुलेटरी वाइज भी। एफएसएसएआई समय दर समय बहुत सी ऐसे रेगुलेशंस लाता रहता है जिस बारे में हम काफ़ी बार अनजान रहते हैं और सही से डिसीजन नहीं ले पाते इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फूड सेक्टर। सो आई रिक्वेस्ट यू kindly do join this particular channel. This is the discussion at Food Techno. This is the channel's name. So kindly subscribe, I request you. So let's begin with the content. So before we move to the topic, that is the size reduction in solids, so there are some questions that we need to answer. हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जो हमें पहले आंसर करने होंगे, so that it would be easy to justify with the content. So the first question is why size reduction is important. So आपने अपने घर में देखा होगा कि पहले हम घर से शुरुआत करते हैं, देन वी विल मूव टू द इंडस्ट्रियल लेवल। कि जो हम फूड कुक करते हैं उसमें क्या होता है कि जो फूड है उसको हम छोटे छोटे पीसीज में काटते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कुक द प्रोडक्ट। देन द क्वेश्चन इज व्हाई वी डू नॉट कुक द फूड एज इट इज। यानी कोई सपोज आप सब्जी लेते हैं, पोटैटो है, पोटैटो आप डायरेक्टली भी बॉईल कर सकते हैं, बट इफ यू कट द पोटैटो इन स्मॉलर पीसेस देन व्हाट हैपन्स। सो व्हाई द कटिंग द पोटैटो इज important. So the reason being that if you cut the potato, it will shorten the heat treatment. So suppose you are doing the blanching or the cooking, then obviously this will cut down the heat that is being used. So that means the energy efficiency. It will bring the energy efficiency to your production process at the household level and even to the industrial level or at the factory level. So जब energy efficiency होती है तो obviously the cost of production will come down. So that means your company will have more profits with you. And if you are working in a food sector, then you must ensure that the ingredients that you are using in your food processing should be having optimal size. अगर सही साइज रहेगा किसी भी फूड पार्टिकल का तो उससे आसानी ये रहेगी कि आप उसमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी ला सकते हैं। सो इट विल फाइनली ब्रिंग टू द एनर्जी एफिशिएंसी। और एनर्जी एफिशिएंसी वाकई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज करंट सिनेरियो में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है और द फ्यूल प्राइसेस are increasing. So in that scenario, as a food technologist और as an engineer, आपसे ये उम्मीद की जाती है इंडस्ट्री में कि आप किसी तरीके से किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को आप उसकी जो कॉस्ट है उसको कम कर सकें, if you are working as a production officer or production manager or R&D officer as well. So the next point is that why the size reduction is important. So it separate two constituents. For example, germs from the peanuts. So the germs does not meaning the microorganism, rather it is the meaning that you see that सपोज दिस इज द पीनट हेयर। यहाँ पर अगर ये पीनट है तो इसके ऊपर एक ये जर्म बना रहता है, यहाँ पर दिस इज द जर्म हेयर। सो दिस जर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द पीनट, द रीजन बीइंग दैट द जर्म हैज अ हायर कंपाउंड विच गिव्स यू बिटरनेस।
अगर आप सपोज पीनट बटर बना रहे हैं, सपोज इफ यू आर मेकिंग पीनट बटर, देन you will see that the germ is separated from the whole peanut, because as a consumer का ये टेस्ट प्रोफाइल होता है कि उसे स्वीटनेस पसंद है, बट द कंज्यूमर डज नॉट लाइक द बिटरनेस. सो एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि इसको फाइनली ब्रेक डाउन करते हो और पीनट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हो, और फाइनली ये जर्म अलग हो जाता है और इस जर्म को इस पूरी प्रोडक्शन से अलग कर दिया जाता है, एंड यू फाइनली गेट दिस लोअर पार्ट दैट इज द फ्रूट. तो इसका फाइनली पीनट बटर बनता है. एंड ऑल्सो व्हीट मिलिंग फैक्ट्री में क्या होता है कि व्हीट मिलिंग में सिमिलरली जर्म को अलग किया जाता है, बिकॉज द जर्म हैज़ हायर फैट कंटेंट. अगर व्हीट फ्लावर में जर्म ज़्यादा होगा, सो जर्म ज़्यादा होने से फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, जिस वजह से समय दर समय और ड्यूरिंग स्टोरेज द फैटी कंटेंट विल गिव यू रेंसिडिटी. सो इट कैन गिव यू रेंसिडिटी एज वेल. तो इसका पर्पज़ ये रहता है कि साइज रिडक्शन से हमें हम दो सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो टू मीट स्पेसिफिकेशन सच एज व्हेन द फूड इज रिकमेंडेड टू सर्व इन अ मेजर्ड अमाउंट. जब आप मेजर्ड अमाउंट में किसी फूड को रिकमेंड करते हो एज अ सर्विंग, देन इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उस फूड को फर्दर ब्रेक किया जा सके. सो यू विल सी दैट सम मार्केट प्रोडक्ट सच एज द बॉर्नविटा, यू विल सी बॉर्नविटा को अगर वहाँ पर लिखा जाता है लेबल के ऊपर कि 10 ग्राम की सर्विंग है, तो 10 ग्राम इस तरीके से आपको सर्व करना होगा कि वो इजीली मेजर किया जा सके. सपोज अगर आपको एक सॉलिड फॉर्म में बॉर्नविटा प्रोवाइड कर दिया जाए, देन इट वुड नॉट बी इजी टू ब्रेक डाउन दिस solid, rather the Bournvita is provided in powdered form. So the reason being that so that it can easily be served in the given amount, that is the recommended amount. So the next is the complete mixing of solids. Since the mixing is complete if the particle size is smaller. For example, you might have eaten the instant noodles. Instant noodles आपने ज़रूर कंज्यूम की होंगी, आई होप सो. सो इंस्टेंट नूडल्स में क्या होता है कि जो सीजनिंग्स मिलती है, सीजनिंग्स का मतलब ये है कि जो मसाला मिलता है, मसाला एकदम पाउडर्ड फॉर्म में रहता है. ऐसा भी हो सकता है कि जो इंस्टेंट नूडल कंपनीज है वो मसाले को कोर्स फॉर्म में दे दें, बट दे डू नॉट प्रोवाइड इट इन द कोर्स फॉर्म, रादर इट इन द फाइन फॉर्म, सो दैट कि जब वो इंस्टेंट नूडल्स को आप 2 मिनट में बनाने की बात करते हो, तब ईजिली ये जो मसाला है पूरे उस फूड प्रोडक्ट में आसानी से घुल सके, डिजोल्व हो सके. सो कंप्लीट मिक्सिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज द साइज ऑफ दैट पार्टिकल. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसोल्यूशन रेट, कि कितनी आसानी से वो डिज़ोल्व हो सकती है वो चीज़. फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग शुगर सिरप जब आप बनाते हैं तब ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पार्टिकल साइज है शुगर का वो क्या है. इफ़ द पार्टिकल साइज ऑफ द शुगर इज लार्ज, then obviously it will take more time to get dissolved, and if it will take more time to get dissolved, then obviously you have to stand still the whole production process. आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा शुगर सिरप बनाने में. बट अगर वो पाउडर फॉर्म में है तब ये फ़ायदा होगा कि वो जो शुगर है वो ईजिली समय से डिज़ोल्व की जा सकती है. बट अगेन देयर आर सम चैलेंजेस इफ़ यू यूज़ पाउडर फॉर्म इन मेकिंग शुगर सिरप, क्योंकि जब पाउडर आप बना दोगे तो वो एग्रीगेट्स बन सकते हैं. सो एग्रीगेट्स मे नॉट गेट डिजोल्व इजीली. सो देयर इज सम ऑप्टिमम साइज ऑफ शुगर दैट इज रिक्वायर्ड. इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हर बार हम पाउडर फॉर्म में ही शुगर को यूज़ करें शुगर सिरप बनाने में, क्योंकि शुगर सिरप बनाने में अगर शुगर पाउडर का यूज़ होता है तब शुगर पाउडर क्या होगा कि एग्रीगेट्स बना सकते हैं और वो आसानी से क्या पता ना डिज़ोल्व हो. इसलिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम साइज चाहिए होता है शुगर का ताकि वो इजीली डिज़ोल्व हो सके. एंड द सोल्युबिलिटी एंड द बाइंडिंग स्ट्रेंथ, इफ the ingredients are in the powder form, then they can bind more easily. And the dispersion properties, so dispersion भी easily बनाया जा सकता है. एंड नेक्स्ट सो यहाँ पर हमने देखा कि साइज रिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि साइज रिडक्शन के लिए जो जो फोर्सेस यूज़ होते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस यूज़ होते हैं. सो फोर्सेस को देखने के बाद हम ये देखेंगे
कि जो साइज रिडक्शन है वो कैसे किया जाए। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट आर यूज्ड। फर्स्ट इज द कंप्रेशन फोर्सेज। सो कंप्रेशन फोर्सेज में आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, एंड ऊपर से एक फोर्स अप्लाई होता है इस पार्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है, यानी ये जो पार्टिकल है, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है। So these are the compression forces, and I am teaching these forces because these forces have been asked in the exam. ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है या जो नेक्स्ट फोर्स है, दैट इज द एट्रीशन और द शेयर फोर्स। सो बहुत बार स्टूडेंट्स को एट्रीशन में कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीशन और द शेयर। सो शेयर के बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है, जो कि फूड इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी। सो FE 01 में भी मैंने आपको बताया है कि शेयर का मतलब क्या है। सो शेयर का मतलब मैं आपको यहाँ पर जल्दी से एक दोबारा बता भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई एक फूड प्रोडक्ट था और आपने नाइफ के साथ इसको काटना शुरू किया। सो दिस इज द कट हेयर दैट यू मेक विद द नाइफ। अब यहाँ से क्या होगा कि क्योंकि आपने ऐसे ऊपर की तरफ पार्टिकल के ऊपर इस फूड प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर एरिया। अब ये वाला एरिया था, सो दिस इज द एरिया and this is the force here. So because both are in tangential, यानी यहाँ पर ये क्या है कि parallel है, sorry, these are the parallel, the area and the force are parallel. So in that case the force that is considered as shear, यहाँ पर हम इसको shear force बोलते हैं। मगर यहाँ पर अगर हम यहाँ से force लगाते तब इसको बोला जाता simple force। यहाँ पर ये सिंपल फोर्स रहता, टेंजेंशियल फोर्स रहता। ठीक है, जैसे सपोज अब कंप्रेशन की अब बात करें, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर सपोज ये फूड पार्टिकल था, आपने ऊपर की तरफ से फोर्स लगाया तब ये शेयर कहलाया। बट आप अगर यहाँ से फोर्स लगाते हो तो एक तरीके से ये कंप्रेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। एंड द नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब ये है, जैसा कि हमने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा है, इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहा है बट फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है कि स्मॉलर टाइम पीरियड। स्मॉलर टाइम पीरियड इज द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर। यानी अभी यहाँ पर ये एक सरफेस था, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल टकरा था बट एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। सो यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत कम होता है, इसीलिए इम्पैक्ट की बात की जाती है। और जब इम्पैक्ट लगता है किसी भी फूड प्रोडक्ट पर तब क्या होता है कि पूरा फोर्स तो लगा, अब फोर्स क्योंकि बहुत ही कम पीरियड के लिए लगा तो जो भी एनर्जी वेस्टेज होनी थी वो नहीं हो पाई, और पूरी की पूरी एनर्जी इस पार्टिकल में स्टोर हो जाती है, और ये बहुत ही कम फोर्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। कंप्रेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़े, बट इन द केस ऑफ इम्पैक्ट यू हैव टू यूज वेरी लेस फोर्स। सो लेस फोर्स मीन्स लेस एनर्जी कंजम्पशन, less consumption of energy. So this is how the forces work here. So these forces are asked in the exam definitely all the time. हर बार ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये पढ़कर जरूर जाना है। And now moving to the how to do the size reduction. So there are three different categories. So the first category that you see here is the cutting, slicing, dicing, mincing, shredding and flaking. So cutting is simply the cutting part, that you use very sharp knife. स्लाइसिंग में स्लाइसिस कट किए जाते हैं, अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे इन सभी चीज़ों का मतलब। देन नेक्स्ट इज द डाइसिंग। डाइसिंग का मतलब होता है कि क्यूब फॉर्म्स में, यानी क्यूबॉइड फॉर्म्स में आप किसी पार्टिकल को कट कर रहे हो, वो भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड नेक्स्ट इज द मिंसिंग। मिंसिंग इज जनरली यूज्ड फॉर मीट प्रोडक्ट, या फिर किसी पार्टिकल को, किसी फूड प्रोडक्ट को एकदम पूरा पेस्ट फॉर्म में आप ले आते हो, दैट इज कॉल्ड मिंसिंग। एंड देन श्रेडिंग। श्रेडिंग में आपने देखा होगा कि घर में जब हम सपोज कोई वेजिटेबल श्रेड करते हैं, श्रेडिंग में क्या होता है कि दीज आर द पोर्स हेयर, दिस इज अ श्रेडर। श्रेडर में क्या होता है कि यहाँ पर पोर्स होते हैं और इसके ऊपर आप फूड पार्टिकल को जब स्लाइड करते हो तो यहाँ पर लच्छा बन के आता है, दीज आर द लच्छा। ठीक है, सो दीज आर द श्रेड्स। ठीक है, आप मार्केट में जो पिज़्ज़ा कंज्यूम करते हैं या हम पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो वहाँ पर जो पिज़्ज़ा वाला होता है वो क्या करता है, चीज़ को ग्रेट करता है, ग्रेटिंग या श्रेडिंग। सो दीज आर द सिमिलर टर्म्स। एंड देन फ्लेकिंग। फ्लेकिंग में आपने देखा होगा कि किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब फ्लेक्स बनाया जाता है, जैसे राइस फ्लेक्स हो गए और कॉर्न फ्लेक्स हो गए, सो दीज आर द फ्लेक्स।
ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट हैव इटन। एंड देन द मिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम ज़रूर देखेंगे बिकॉज क्वेश्चंस हर बार इसमें से ज़रूर आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर बार आता है कि मतलब हर बार आता ही है। एंड देन द नेक्स्ट इज द पल्पिंग। सो पल्पिंग टर्म इज रिलेटेड टू द लिक्विड। सो इसके ऊपर हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर हम होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं। सो कटिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, मिंसिंग, श्रेडिंग एंड फ्लेकिंग एंड मिलिंग। सो इन चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे और इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वहां पर हम कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की मिलिंग के बारे में देखेंगे, जैसे व्हीट मिलिंग या पैडी मिलिंग या कॉर्न मिलिंग, उनमें जो रोलर्स यूज़ होते हैं वो कौन से रोलर्स यूज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ों के बारे में देखेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड कंटिन्यूअसली इन द एग्जाम्स, चाहे आप स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं या कोई नेशनल लेवल एग्जाम दे रहे हैं जैसे गेट एग्जाम या फूड एनालिस्ट एग्जाम और द सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। सो दीज क्वेश्चंस आर रेगुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज अवर कंट्री इज द एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। यहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत से लोग जुड़े रहते हैं। अराउंड 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड डायरेक्टली इन द एग्रीकल्चर। और यहाँ पर एग्रीकल्चर में मेजरली दो चीज़ों को ग्रो किया जाता है, व्हीट एंड राइस। सो व्हीट और राइस की जो मीलिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ ही जाता है। सो जो एग्जामिनर का माइंडसेट होता है वो पूरा एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेकर वो क्वेश्चंस बनाते हैं। सो राइस या व्हीट मिलिंग के ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। एंड देन वी विल लुक अबाउट द पल्पिंग पार्ट। पल्पिंग पार्ट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया। द फर्स्ट वाज अबाउट द व्हाई द साइज रिडक्शन इज इम्पोर्टेंट। और साइज रिडक्शन में को करने के लिए हम कौन कौन से फोर्सेस को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि साइज रिडक्शन कैसे किया जाए। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अभी हमने एक बार फिर से मैं बता दूं कि कंप्रेशन में हमने ये देखा कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जब फोर्सेस दोनों तरफ से लग रहे हैं या फिर एक भी तरफ से लगे, सो अल्टीमेटली यू आर कंप्रेसिंग द पार्टिकल टू रिड्यूस इट्स साइज टू द फाइन पार्टिकल्स। एंड देन वी टॉक अबाउट द shear स्ट्रेस और द shear। सो shear में क्या रहता है कि अल्टीमेटली पार्टिकल को एक जगह स्टक किया जाता है और एक तरफ से यहाँ पर फोर्स लगाया जाता है। और मैंने यहाँ पर आपको एनालॉजिकली बताया कि अगर कोई फूड पार्टिकल है उसके ऊपर आप जब सपोज नाइफ से उसको काटने की कोशिश करते हो, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फोर्स दैट यू अप्लाइंग हेयर इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर एरिया, तो इसलिए इसको shear बोला जाता है। एंड देन द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में क्या रहता है, किसी भी फूड पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगाया जाता है फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी हमने किसी पार्टिकल के ऊपर लगाई है वो पूरी एनर्जी उस पार्टिकल में चली जाती है। सो देयर इज़ वेरी मिनिमल लॉस ऑफ द एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी भी होगी और पार्टिकल का साइज कम समय में आपको रिड्यूस कर पाओगे। सो दिस इज हाउ अबाउट द क्वेश्चंस बिफोर वी प्रोसीड। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कि कोई भी फूड पार्टिकल कैसा बिहेव करता है जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है। सो देयर आर द 2 रीजन्स, one is the elastic region, second is the inelastic region. So this particular image that I taken from the PJ Fellows में से मैंने इस इमेज को लिया है। अब क्या होता है कि हमने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, सो इस फोर्स के साथ क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे इट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हाउ मच दिस particular spring extends, यानी force is directly proportional to the distance this particular spring moves or this particular load moves। ठीक है, कितना ये distance move करता है। सपोज दिस इज द x distance that this particular load moves। ठीक है, तो force भी उसी के proportional हो जाता है। सो दिस इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इसी के बारे में बात करता है, बट हुक्स लॉ इज ओनली टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक रीजन। तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, सो इट मीन्स वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हर बार। और जैसे ही आप इलास्टिक रीजन से इन इलास्टिक रीजन में जाते हो, सो यू हैव 2 मॉडल्स। सो वन इज द मैक्सवेल मॉडल एंड सेकंड इज द केल्विन्स मॉडल। ये 2 मॉडल्स के बारे में हम बात करते हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दीज 2 मॉडल्स इन डिटेल। हम इन
मॉडल्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि मैक्सवेल मॉडल और केल्विन मॉडल किन चीज़ों के बारे में बात करता है। सो दीज मॉडल्स टॉक्स अबाउट द इलास्टिक रीजन। अब मैं यहाँ पर मॉडल बोल रहा हूँ इनको, दीज आर नॉट लॉज। मॉडल का मतलब ये है कि दीज equations are applicable to any food product in a certain situation or in a certain conditions। यानी ये समय दर समय डिपेंड करता है कि उस फूड के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं या उस फूड की क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर आधारित होती हैं, इसलिए इनको मॉडल बोला जाता है। इट मीन्स दीज आर नॉट एप्लीकेबल ऑल द टाइम, ठीक है। मगर हुक्स लॉ, सो ये एक लॉ है, यानी दिस इज द फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना मीन्स ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर इस डायग्राम को देख लेते हैं। सो ऑन द वाई एक्सिस इट इज द स्ट्रेस एंड ऑन द एक्स एक्सिस इट इज द स्ट्रेन। सो जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक लिमिट तक ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है कि कितना उस पर फोर्स लगाया गया, ठीक है, कितना उसमें स्ट्रेन जनरेट होता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है ये स्ट्रेस। नाउ if you look at this particular diagram or this particular line, that is the line number 2, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या हैं, O, B, Y and B। सो O से E तक क्या रहता है, यहाँ पर ये इलास्टिक रीजन रहता है, दिस इज द इलास्टिक रीजन, ठीक है। देन E to Y, then Y to B, so there are the three regions, so this is the elastic region एंड द Y से B यहां पर रहता है इन इलास्टिक रीजन। और ये जो E से Y का जो रीजन रहता है इसे बोला जाता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। अब यहां पर आप इतनी चीजें समझें या ना समझें, मगर इससे पहले मैं एक चीज के बारे में और जिक्र करूंगा जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। व्हेन वी रेड अबाउट द फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमने क्या देखा था कि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो होता है, सो देयर आर द two things or rather three things. One is the laminar flow, then next is the turbulent flow. So laminar flow और turbulent flow में क्या था कि laminar flow में जब Reynolds number एक certain number से कम होता है then we call it as laminar flow. When the Reynolds number is less than 2100 then it is called laminar flow. When Reynolds number is greater than to some let's say 10,000 number, I exactly do not know this number, you can watch the video again. So तब इसको बोला जाता है turbulent flow. But जब laminar से turbulence में कोई भी fluid बिहेव शो करने लगता है तो एक बीच का जो रीजन होता है जहां पर वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट रीजन। ट्रांजिएंट रीजन में क्या होता है कि लेमिनार से जब टर्बुलेंट में जाने लगता है तो बीच का एक रीजन जो होता है उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट रीजन। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अपने मैथ्स क्लास में 11th में कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। सो दिस इज अ सिंपल कर्व। अब यहाँ पर ये कर्व ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते थे हर बार। तब इस पॉइंट पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करते थे। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी चेक करने का सिस्टम था ये एक तरीके से इसी तरीके को बिहेव शो करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब भी कहीं पर ट्रांजिशन होता है तो उस मैटर को कंसिडर किया जाता है हर बार। सो सिमिलरली जब यहाँ पर किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर फोर्सेस लगाए जाते हैं तो वो एक रीजन इलास्टिक रीजन से जब इन इलास्टिक रीजन में जाता है, सो देयर इज अ सर्टेन रीजन इन बिटवीन इट, सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई। ई का मतलब ये है फ्रॉम द रीजन ओ टू ई the food product will show you the elastic region. Now what is the meaning of elastic? Elastic का मतलब सिंपली ये रहता है कि जब भी आप किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हटाने के बाद वो फूड प्रोडक्ट अपनी इनिशियल फॉर्म में दोबारा आ जाता है, सो दैट इज द इलास्टिक रीजन, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन इलास्टिक रीजन। इन इलास्टिक का सिंपली मतलब ये रहता है कि व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड पार्टिकल देन द food product does not regain its original shape।
यानी कंप्लीटली ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता है, सो दैट इज द इनइलास्टिक रीजन. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम द इलास्टिक रीजन टू द इनइलास्टिक रीजन, सो देयर इज अ रीजन और देयर इज सम प्रॉपर्टी दैट इज शोन बाय द फूड प्रोडक्ट, सो दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन. ठीक है, सिंपली ये मतलब था. और थोड़ा और आप इसको डिटेल में जानना चाहो तो मैं ये बता सकता हूँ कि वाई पॉइंट को यहाँ पर बोला जाता है यील्ड पॉइंट. वाई पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. YIELD, that is the yield point. ठीक है, एंड द B इज द ब्रेक डाउन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन पॉइंट. मतलब कि सपोज किसी फूड पार्टिकल के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये दोबारा से अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, सेम पोजीशन गेन कर लेगा, सो दिस इज द इलास्टिक. ठीक है, और फिर जब आपने इसके ऊपर फर्दर फोर्स लगाया तब एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ये यहाँ पर सपोज ये ऐसे चपटा हो गया. ठीक है, व्हेन द फोर्स इज स्टिल कंटिन्यूड, तब ये अपनी पोजीशन को यानी अपनी शेप को दोबारा रिगेन नहीं कर पाता, सो दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक. और फिर से अगर और फर्दर फोर्स लगाया जाता है तब ये क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है. सो दिस इज वेयर यू गेट द साइज रिडक्शन. यानी आपको हमेशा किसी भी फूड प्रोडक्ट को पॉइंट बी तक लेकर ही जाना है इफ़ यू वांट साइज रिडक्शन. पॉइंट बी तक हर बार लेकर जाना है किसी भी फूड प्रोडक्ट को. ठीक है, इफ़ यू वांट द साइज रिडक्शन. सो अब ये मैंने ग्राफ पीजे फेलोज की बुक से लिया है और मैं चाहता हूँ आपको कि ये ज़रूर आप ध्यान रखें, बिकॉज द क्वेश्चन हैव नॉट कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, बट द क्वेश्चन कैन कम. इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है. तो आप इस ग्राफ को एक बार समझ लीजिए, और मैं ये मानता हूँ कि मैं एकदम सही से बता रहा हूँ, और क्योंकि वहाँ पर थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है बुक में, और यहाँ पर मैं पूरी अच्छी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से इसको समझाने की. सो एक ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो कि कंप्लीटली हुक्स लॉ को फॉलो करती है. हुक्स लॉ. सो सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्राफ 1 में जो कि हुक्स लॉ है. यहाँ पे सेकंड में ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द हुक्स लॉ. देन द थर्ड में भी आप देख पा रहे हैं कि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है, यहाँ तक ये कर्व और फिर यहाँ तक भी ये कर्व. इन द फोर्थ कर्व इट इज़ द हुक्स लॉ. देन आफ्टर दिस हुक्स लॉ, अब ये क्या होता है कि इस साइड का जो रीजन होता है, सो दिस इज द रीजन, इट इज कॉल्ड द हार्ड रीजन, and this is the soft region. So this is the soft region. Now what is the meaning of this hard and soft? So these are the properties of any food product. So if the food product is hard, then obviously you will get curve in this particular region, yani on the left side of this curve. And if the food product is soft, then you will get curve for the soft product on the right side of this curve. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. और ये कहता है कि इस रीजन को अगर फर्दर सब डिवाइड कर दिया जाए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर का जो रीजन होता है दैट इज सॉफ्ट एंड द नेक्स्ट इज द वीक. सो इट मीन्स अगर कोई फूड प्रोडक्ट आपके पास है जो सपोज ये कर्व शो करता है, तो इसका मतलब ये हुआ उसको हम बोलेंगे हार्ड बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, एंड बिकॉज इट इज ऑन द upper side of this imaginary line, so it is called hard, strong, and क्योंकि यहाँ पर अभी इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही कम है, सॉरी इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ही कम है, सो इसको बोला जाता है ब्रिटल. ठीक है, सो अगर कोई कर्व फर्स्ट कर्व को शो करती है तब हम उसको बोलते हैं हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल, क्योंकि वो अचानक से टूट गया, यानी थोड़ा सा फोर्स और हमने लगाया वो टुकड़े टुकड़े हो गया. सो दैट इज द ब्रिटल. नाउ द वी इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेकंड कर्व, सो दैट इज क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है इस पर्टिकुलर कर्व के, देन इट इज कॉल्ड हार्ड. और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रीजन में लाई कर रही है, सो इट इज द स्ट्रॉन्ग. और आप एक और चीज़ देखिए, क्योंकि इनइलास्टिक बिहेवियर यहाँ पर शो कर रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब ये है, सिंपली आपको मैं बताता हूँ कि सपोज यू हैव सिल्वर, यानी सिल्वर मेटल अगर आपके पास है तो सिल्वर मेटल को आप क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंड करके इसको एक वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग वायर. सो एनी पार्टिकल विच शोज यू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर देन इट इज़ कॉल्ड डक्टाइल, यानी जिसमें स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है, सो दैट इज़ द
डक्टाइल, यानी ये इजीली ब्रेक नहीं होती है चीज़ें. सो दीज थिंग्स आर नॉट इजीली ब्रोकन. वाइल इन द फर्स्ट केस इस पर थोड़ा और फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तब ये ब्रिटल हो जाता है. ठीक है, तब इसको ब्रिटल कहा जाता है. ब्रिटल और डक्टाइल में आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड curve. So third curve is on the right side of this particular curve. Hooke's law की जो curve है standard curve है, क्योंकि वो right side में है, so that's why we call it as soft. And because it is lying below to this imaginary line, so we call it as weak. और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कर्व जो है अब यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, इन इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है. सो वी कॉल इट एज ब्रिटल, सॉरी डक्टाइल, क्योंकि अब यहाँ पर इसी तरीके का बिहेवियर शो किया है जैसे सेकंड कर्व में हमने देखा. देन द फोर्थ कर्व इज द सॉफ्ट, वीक एंड ब्रिटल, क्योंकि वहाँ पर इनइलास्टिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाया, अचानक से वो फूड पार्टिकल ब्रेक हो गया, यानी थोड़ा सा फोर्स हमने एक्स्ट्रा लगाया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया. सो दैट इज कॉल्ड ब्रिटल. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये चीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये चीज़ें काफ़ी आसान थी, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है यहाँ से. सो नाउ वी विल लुक टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हेयर, एंड देन वी विल मूव टू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स. इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और देखेंगे, ये हमारा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है. सो द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ साइज रिडक्शन, यानी हम किस हद तक किसी पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर सकते हैं. क्या ऐसा हो सकता है कि हर किसी पार्टिकल को विद द सेम फोर्स एक पर्टिकुलर साइज में लेकर जाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. रादर जो साइज रिडक्शन है वो डिपेंड करता है फूड के ऊपर और जो उसको ब्रेक करने के लिए जो मशीन्स यूज़ की जा रही हैं उनके ऊपर. सो देयर आर सम थिंग्स सच एज द फूड स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज़. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? किसी भी फूड प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो डिपेंड करता है, या वो डिसाइड करता है कि किसी भी पार्टिकल का साइज़ किस हद तक रिड्यूस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग या टेम्परिंग की जाती है सीरियल्स में बिफोर मिलिंग. Before milling, you do tempering and conditioning of the cereals so that you can get a finer particle size of the wheat or the paddy that you are finally milling, right? And the next is the fracture planes. So fracture planes का मतलब ये होता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट को जब आप ब्रेक करने लगते हो, so how many number of fractures are there, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रैक्चर्स किसी भी फूड प्रोडक्ट में होते हैं तब उस फ्रैक्चर प्लेन के अलाइन जब फोर्स लगाया जाता है तब वो फूड प्रोडक्ट आसानी से ब्रेक हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये एक फूड प्रोडक्ट था, सो दिस इज द फ्रैक्चर प्लेन हेयर. अब जब आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो तब क्या होगी, फूड प्रोडक्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है. सो इफ देयर वॉज ओनली वन फ्रैक्चर प्लेन, तब इस फूड प्रोडक्ट को ये जो अलग हो गया यहाँ पर ऐसा, और ये जो फूड प्रोडक्ट हुआ अलग ऐसा, अब इसको फाइनली फर्दर ब्रेक कर पाना मुश्किल रहता है. तो अगर किसी फूड प्रोडक्ट में लेट सपोज इतने सारे फ्रैक्चर प्लेन्स हैं, तो यहाँ पर जब फोर्स लगेगा तो यहाँ ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा. व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस साइड, तो ये वाला पार्ट भी अलग होगा. व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, तब ये पार्ट और ये पार्ट भी अलग हो जाएगा. तो जितने ज़्यादा फ्रैक्चर प्लेन्स होंगे किसी भी कोर्सर पार्टिकल को उतने ज़्यादा फाइन साइज में लेकर जाया जा सकता है. ठीक है, सो द फ्रैक्चर प्लेन्स डिसाइड कि किसी भी पार्टिकल को कितने फाइन पार्टिकल साइज में आप लेकर जा सकते हो. एंड देन अगेन द हीट सेंसिटिविटी. इट मे हैपन दैट द साइज दैट यू वांट इज़ नॉट फिजिबल, क्योंकि अगर आप ज़्यादा साइज रिड्यूस करने लगते हो तब क्या होता है कि उसमें हीट जनरेट होती है. हीट जनरेट होने की वजह से जो इंग्रेडिएंट हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसी भी फूड प्रोडक्ट के, वो हीट सेंसिटिव होने की वजह से ब्रेक डाउन हो सकते हैं और फूड क्वालिटी का नुकसान हो सकता है. तो आपको इस चीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है कि जो आप ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं और द मशीन दैट यू आर यूजिंग शुड अंडरस्टैंड अबाउट द हीट सेंसिटिविटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट. एंड द नेक्स्ट इज द कंपोजिशन, कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना है. इफ द फैट कंटेंट इज हाई इन द फूड प्रोडक्ट देन ऑब्वियसली इट विल चॉक द मील. अब सपोज किसी भी फूड प्रोडक्ट में
या फिर किसी भी सीरियल ग्रेन में यदि फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा, इफ द फैट कंटेंट इज़ हाई, देन ऑब्वियसली इट विल चॉक डाउन द मशीन। तो वो चॉक कर देगी, जिस वजह से आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मशीन को क्लीनिंग करने की कॉस्ट और उसको मेंटेन करने की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एज एन इंजीनियर आपको कुछ इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना होता है। अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन लाइन पर काम कर रहे हैं, तब ये चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान देना होता है, ठीक है? और इन चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता, तब क्या होता है कि जो मशीन्स हैं वो भी खराब हो सकती हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द मशीन एंड द ऑपरेशंस दैट अफेक्ट्स द साइज़ रिडक्शन। सो द टाइप ऑफ मिल दैट यू आर यूजिंग, सो वी विल लुक नाउ 4 मिल्स। अभी हम 4 मिल्स के बारे में देखेंगे जो अलग-अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द एनर्जी कंज़म्पशन। सो एनर्जी कंज़म्पशन के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम 3 लॉज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल लुक एट 3 लॉज़ व्हिच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, और वो उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए आपको वो ज़रूर से देखनी है वीडियो। सो 3 तरह के लॉज़ हम पढ़ेंगे, किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ एंड द डिटिंजर्स लॉ। 3 लॉज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द कटिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, मिंसिंग, श्रेडिंग एंड द फ्लेकिंग इक्विपमेंट। सो इन चीज़ों के बारे में अभी हम देखना शुरू करते हैं। सो पहले मैं आगे बताऊं, आप एक बार इस फर्स्ट डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कटिंग मशीन है, जहाँ पर ये जो आलू है, दिस इज द ब्राउन कलर थिंग इज द पोटैटो हेयर। तो जैसे ही पोटैटो इस मशीन के अंदर घूमता है, इसको डाई बोला जाता है, इसके अंदर घूमता है, और यहाँ पर साइड में ब्लेड लगा देने की वजह से क्या होता है कि इस पोटैटो से क्यूब्स बनाए जा सकते हैं। एंड इन द सेकेंड picture here you can see that the potato can be further cut it down in the smaller pieces। और इस थर्ड में आप देख सकते हैं कि जब ब्लेड्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है तो फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है इस पोटैटो को और स्मॉलर पीसेस में। जैसे आपने सपोज मैगी खाई होगी, आटा वेज मैगी, आटा नूडल्स जब आपने देखा होगा कि जो उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, तो वेजिटेबल्स को कुछ इसी तरीके से कट डाउन किया जाता है और फिर फाइनली उन वेजिटेबल्स को ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद सभी अलग अलग मसालों के साथ उसको मिक्स करके सर्व किया जाता है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। एंड इन द नेक्स्ट वी विल लुक अबाउट द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बारे में देखेंगे। सपोज चिप्स आपने कंज्यूम किए हों, चिप्स काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे वेफर्स होते हैं जो प्लेन होते हैं, ठीक है, और यदि उसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन बनाओ चिप्स के ऊपर, सो दीज आर कॉल्ड चिप्स, ठीक है। अब इस वीडियो को हम रन करेंगे जहाँ पर आपको समझ में आएगी चीज़ें कि कैसे काम करती हैं। और ये एक मार्केट का प्रोडक्ट था टू शो यू दैट हाउ द प्रोडक्ट अपीयर्स। यहाँ पर ये क्यूब्स बनी हुई हैं, पोटैटो क्यूब्स हैं। पोटैटो क्यूब्स को इस मशीन के द्वारा, यानी यहाँ पर जो डाइसिंग मशीन है, इसके द्वारा बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम द अर्शल। सो अर्शल एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब आप इस मशीन को एक बार यहाँ तक देखिए, ये जो मशीन यहाँ पर आपको दिख रही है, सो ये जो बाहर एक हिस्सा निकला हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड हॉपर। अब यहाँ से पोटैटोज अंदर जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी ऊपर की तरफ पाइप लगी होगी, यहाँ पर ऐसे बड़ी ऊपर की तरफ पाइप लगी होगी, जिसमें से पोटैटो फाइनली यहाँ पर अंदर जाता है, ठीक है। सो नाउ Slices, dices, and strip cuts a wide variety of fruits, vegetables, and other food products at high production capacities. The large maximum product input size of 10 inches, 254 millimeters, in any dimension. अभी इस मशीन के इस हिस्से को खोल के दिखाया जा रहा है अंदर की तरफ से कि यहाँ पर ये मशीन के अंदर होता क्या है। Eliminates the need to pre-cut the product. Eliminates the need to अब आप देखिए कि यहाँ पर ये ब्लेड लगाया गया है। सो दिस इज द ब्लेड हेयर। pre-cut the product. Slice thicknesses from 1/6 अब इस ब्लेड को यहाँ पर ये निकाल कर दिखाएंगे, और ब्लेड को एडजस्ट भी किया जा सकता है टू गेट द राइट थिकनेस ऑफ द चिप्स। अगर इस ब्लेड के इस गैप को कम कर दें तो हमें पतले चिप्स मिलेंगे। इफ वी इंक्रीज द गैप देन यू गेट द थिकर चिप्स। ये ब्लेड है यहाँ पर। ये ब्लेड काफ़ी कॉस्टली होते हैं।
क्योंकि मैंने पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर काम भी किया है, सो आई नो द थिंग्स। और इसको डाई बोला जाता है, ये जो चीज़ घूम रही है इसको डाई बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आलू जब जाएगा तो आलू के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस मशीन, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से वो यहाँ पर कंप्रेस होगा तब इस ब्लेड के कॉन्टैक्ट में आता है और फिर उसके स्लाइसेस या डाइसेस बन सकते Let's हैं। look at आप how इसको the देखिए VersaCut अच्छे से एक बार। 2110 operates. Product is delivered to a सो feeder. यहाँ से ये आलू आया, It then enters a होपर से rotating मैंने अभी impeller. पहले बताया था कि होपर था जहाँ से आलू आएगा। Centrifugal force So holds these the are the product potatoes. against the inside of the case as the impeller paddles carry the product past the slicing knife. When these potatoes come in contact with this blade, तो यहाँ पर slices बन जाते हैं। So you get the slices here because the centrifugal force is applied on the potatoes. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये slices बन रहे हैं। As the slices emerge from the slice knife, they enter an optional circular knife spindle. अब slices के बाद आप इसका लच्छा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्रेडिंग हो रही है। श्रेडिंग आप समझ पा रहे हैं कि श्रेडिंग क्या है। जब हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट इसको लगा दिया तब आपको स्लाइसिस से श्रेडिंग मिल रही है अभी, यानी श्रेड्स। ठीक है, हल्दीराम के यहाँ पर लच्छा आता है जो आलू लच्छा, वो इस तरीके से बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पर एक क्यूब बन रहे हैं जब हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट लगा दिया, यानी जो लच्छा आया लच्छे को फिर फाइनली और कट डाउन कर दिया और क्यूब्स हमें मिल रहे हैं। 2110 to uniformly cut the product in a full range of dices from 1/8 of an inch to 1 inch, 3.2 millimeters to 25 millimeters. यहाँ पर देखिए ये जो अलग से पार्ट लगाए थे इस तरीके से घूमता है। यहाँ पर ये ब्लेड्स लगे रहते हैं। सो दीज आर द ब्लेड्स। अब जैसे ही स्लाइसिस कट के फिर लच्छा बना, लच्छे को फिर फर्दर कट डाउन कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर 3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले स्लाइसिस आए, स्लाइसिस को श्रेड किया, देन श्रेड के बाद उनका क्यूब्स बनाया गया। Interchangeable parts are available to create square or rectangular dices. सो ये साइड व्यू है इस पूरी वीडियो का। The VersaCut ये 2110 ब्लेड्स के is also डिज़ाइन है। capable of ये देखिए आप यहाँ पर ये ब्लेड्स का जो जिगजैग ये डिज़ाइन बनाया गया है, इससे आपको चिप्स मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि चिप्स और वेफर्स में क्या डिफरेंस होता है। वेफर्स प्लेन रहते हैं, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होता, बट चिप्स में क्या होता है, जैसे अंकल चिप्स जो आते हैं वो अभी तक चिप्स फॉर्म में ऐसे वेवी डिज़ाइन होता है, वेव काइंड डिज़ाइन होता है। अंकल चिप्स जो आपने खाए हो उस पर इस तरीके का डिज़ाइन रहता है। This is accomplished by substituting a crinkle slicing knife and crinkle crosscut. जबकि जो पेप्सिको के जो चिप्स आते हैं, लेज जो आते हैं, वो वेफर्स होते हैं एक तरीके के। ठीक है, लेयर्स होती हैं वो। ये देखो, अब जब इस तरीके के ब्लेड्स लगा दिए गए तब किस तरह का डिज़ाइन बन के आ रहा है। क्योंकि ये ब्लेड्स बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं चिप्स के, तो बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होता है इन ब्लेड्स का। सो देयर इज़ टू मच हैपनिंग ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ दीज ब्लेड्स। सो दीज ब्लेड्स आर वेरी कॉस्टली। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर कोई पत्थर या कंकड़ या कुछ और चीज़ ऐसी ना चली जाए जो ब्लेड को डैमेज कर दे। ठीक है, And hinged access panels to promote sanitation and ease एक cleanup. पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टील के ये ब्लेड्स बनाए जाते हैं ताकि ब्लेड्स अच्छे से सही कटिंग कर सके इन पोटैटो चिप्स की। Of many Urschel machines into one production-proven machine. इसी तरीके से ये सिर्फ एक पोटैटो के बारे में था, और आप किसी भी वेजिटेबल को ऐसे यूज़ कर सकते हैं पोटैटो की जगह। नाउ वी विल लुक अबाउट सम अदर थिंग्स। सो दिस वीडियो इज़ अगेन बाय अर्शल। सो अर्शल एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी मशीनें काफ़ी कॉस्टली होती हैं। सो सम इंडियन मैन्युफैक्चरर हैव ऑल्सो कम अप विद देयर मशीन्स जो बहुत ही सस्ती होती हैं, बट अर्शल का जो मुकाबला वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि अर्शल ने बहुत इसमें रिसर्च की है इन चीज़ों में। अब जैसे आपको पोटैटो स्लाइसेस बनाने हैं तो इन आलूओं की जगह टमाटो डाल देंगे तो यू गेट द टमाटो स्लाइसेस। यहाँ पर आप क्यूब्स देख सकते हैं। अब देखिए आप, ये डिज़ाइन इसका चेंज होता जा रहा है बस। ये जो अलग से ये लगाया गया है इसका डिज़ाइन चेंज करते रहेंगे हम। सो यहाँ पर 3 चीज़ें थी, आप देख पा रहे हैं अभी। ये ब्लेड था, सो दिस इज़ द ब्लेड हेयर, दिस इज़ द ब्लेड हेयर। ब्लेड को फिर फर्दर श्रेडिंग किया गया। श्रेडिंग के बाद क्यूब्स काटने के लिए एक अलग से पार्ट लगाया गया।
स्लाइस, स्पिंडल एंड देन क्रिंकल क्रॉस कट स्पिंडल असेंबली। सो इनको स्पिंडल बोला जाता है, ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स। अब ये देखिए, जैसे ही इसमें चेंज करोगे आप, आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलने लगेगा, ठीक है। आप ऐसे डिज़ाइन भी ले सकते हैं, क्रिंकल शेप, क्रिंकल स्ट्रिप एंड क्रिंकल स्लाइसेस। यानी यहाँ पर अब ये डाई हटा दी गई है, तब आपको सिंपली वेवी शेप्स मिलने लगी थी। सो आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी। नाउ वी विल लुक अबाउट सम अदर थिंग्स। कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। एब्रेसिव और फ्लैश पीलिंग क्या होता है, इसके ऊपर क्योंकि 2012 में क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में हम ज़रूर देखेंगे कि एब्रेसिव पीलिंग क्या होती है और फ्लैश पीलिंग क्या होती है। एब्रेशन में मैं आपको सिंपली बता दूं, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द आउटर लेयर ऑफ एनी वेजिटेबल इज रिमूव्ड, ठीक है। और फ्लैश पीलिंग में अभी हम एक वीडियो में देख लेंगे कि मतलब क्या होता है। सो दिस इज द वीडियो फॉर द एब्रेसिव पीलिंग। सो दिस इज फॉर द एब्रेसिव पीलिंग। एब्रेसिव का मतलब होता है द फ्रिक्शन इज अप्लाइड टू रिमूव द आउटर लेयर और टू पील। यहाँ पर ये जो आलू के ऊपर छिलका है, इसको रिमूव करने के लिए इसमें घुमाया जाता है। और ये जो एक आप ब्लैक कलर की लेयर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोनंड्रम। दिस इज कॉल्ड कोनंड्रम। अब कोनंड्रम क्या होता है, एक तरह का हार्ड मटेरियल होता है जिसको इस यहाँ पर घूमने वाले सिस्टम में चिपका दिया जाता है और ये जल्दी से टूटता नहीं है। और जब ये आलूओं के संपर्क में आता है, व्हेन दिस कोनंड्रम लेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पोटैटोज, द आउटर लेयर ऑफ द पोटैटोज गेट्स पील्ड ऑफ। सो यहाँ पर ये आलू घूम रहे हैं, ठीक है। अब जब आलू इस लेयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तब ये क्या होता है कि इनका छिलका हटता जाता है और ऊपर से हमने पानी चला रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द लोअर साइड, यहाँ पर ये जो पानी है ये बाहर निकलता रहता है। सो गंदा पानी ये यहाँ से निकलता रहता है। ये एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। छोटे लेवल पर ऐसे काम किया जाता है, बट एट द लार्जर लेवल यू विल सी दैट फ्लैश पीलिंग इज डन। सो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर आलू घूम रहे हैं इसमें, ताकि सही से आलू का छिलका उतर सके, ठीक है। ये वीडियो इतनी थी। अभी हम देखते हैं फ्लैश पीलिंग के बारे में। सो फ्लैश पीलिंग में जैसे यहाँ पर पोटैटो दिखाया गया है, सो दिस इज वीडियो फॉर द फ्लैश पीलिंग। एब्रेसिव पीलिंग स्मॉलर स्केल पर किया जाता है और फ्लैश पीलिंग लार्जर स्केल पे। लार्जर स्केल मींस कि जब बहुत लार्ज अमाउंट में पोटैटोज़ की प्रोसेसिंग की जाती है, तब वहाँ पर ये किया जाता है। और फ्लैश पीलिंग या फिर एब्रेसिव पीलिंग, दीज आर यूज फॉर द ट्यूबर्स। ट्यूबर्स मीन्स जो जमीकंद होते हैं, ठीक है। जमीकंद का मतलब जो वेजिटेबल जो आपको मिट्टी के नीचे सॉइल में ग्रो करती हैं, जैसे रेडिश और कैरेट्स दैट यू गेट, ठीक है। उसका जब छिलका हटाना होता है तब आप ऐसे हटा सकते हैं। सो दिस इज द फ्लैश पीलिंग। फ्लैश पीलिंग में अभी मैं पहले आपको बता दूं कि होता क्या है। एक बार आप पहले वीडियो देख लीजिए। सो अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये जो आलू था एक मशीन में था और आलू के आसपास ये आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर, दिस इज कॉल्ड स्टीम। जब हाई टेम्परेचर स्टीम इसके कांटेक्ट में आती है आलू के, तब क्या होता है कि जो आउटर लेयर है आलू की, सो दिस सपोज दिस इज द पोटैटो, ये जो आउटर लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, ये कुक हो जाती है हल्की हल्की, ये कुक हो जाती है। तो इस आलू के अंदर जो मॉइस्चर था, अब मॉइस्चर जो है क्या करता है कि जब स्टीम को हटाया जाता है, यानी जब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तब एकदम से जो मॉइस्चर अंदर जनरेट हुआ, जो मॉइस्चर था जब वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तब एकदम से जब वैक्यूम हटाया जाता है और वैक्यूम जनरेट किया जाता है, तब ये पील अलग हो जाती है। इसको एकदम से बाहर की तरफ फोर्स करता है ये मॉइस्चर, ये वेपर इस पील को। सो व्हेन दिस स्टीम इज रिमूव्ड और द वैक्यूम इज क्रिएटेड, यू विल सी दैट कि जो अंदर मॉइस्चर जनरेट हुआ उसने एकदम से इस पील को अलग कर दिया। आप ऐसे देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल बड़ी इंडस्ट्रीज में ऐसे ही होती हैं चीज़ें, जिससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जो
इस प्रोडक्ट की टेक्सचर है वो भी सही से बना रहता है और जो आउटर लेयर वो हल्की सी कुक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा कुक हो जाए, सिर्फ हल्का सा कुक होता है जिससे ये ईजिली छिलके को आप हटा सकते हो। सो यू कैन ईजिली पील ऑफ दिस आउटर लेयर ऑफ द पोटैटो और एनी ट्यूबर। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हेयर। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम या फिर एक बार फिर से वीडियो चला लेते हैं जिससे आपको चीज़ों को और आसानी से समझने में मदद मिलेगी। सो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन दैट हैव कम इन द प्रीवियस ईयर। जो गेट 2012 में एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। सो क्वेश्चन क्या था कि द मेक द करेक्ट मैच बिटवीन स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन ग्रुप 1। सो दिस इज द ग्रुप 1 हेयर विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ग्रुप 2। यानी ग्रुप 1 का ग्रुप 2 के साथ मैच करना है। ग्रुप 1 में आपको यहाँ पर ऑपरेशंस दिखाए जा रहे हैं और ग्रुप 2 में आपको मैकेनिज्म की किस तरीके से वो अलग होता है। सो अभी हमने फ्लैश पीलिंग के बारे में पढ़ा है और एब्रेसिव पीलिंग के बारे में पढ़ा है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं कि नहीं। सो फ्लैश पीलिंग का अगर आप देखिए, सो फ्लैश पीलिंग में हमने क्या देखा कि प्रेशर बर्स्टिंग होती है। सो आर का 2 हो जाएगा। एंड एब्रेसिव पीलिंग में आप देखिए, एब्रेसिव पीलिंग में शीयर एक तो होता है, शीयर होता है, मगर शीयर यहाँ पे 3 ऑप्शंस में और तीसरा क्या था और नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। सो एस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मैच्ड हैं। सो आर का 2 और एस का 3। आर का 2, सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज कैन बी करेक्ट एंड आर का 2 एस का 1 ये इनकरेक्ट हुआ और आर का 4 एस का 2 ये भी इनकरेक्ट हुआ। सो ओनली ऑन दिस बेसिस, only on this information you can very well attempt this particular question। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि पी का 4 हो गया। दैट मीन्स बॉल मिलिंग जो यूज़ किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, इम्पैक्ट एंड शेयर, ठीक है। एंड जो क्यू जैसे कि रोलर मिल है, रोलर मिल में कंप्रेशन और शेयर यूज़ होता है। आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बॉल मिल, रोलर मिल या हैमर मिल, मैं 4 मिल्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी। और वहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि किस किस तरह के मैकेनिज्म हो रहे हैं किसी भी मिल में। सो नाउ स्टार्ट। So these are the 4 mills that we will discuss here. So first is the ball mill, second is the roller mill or the compression mill। इसको compression mill भी बोला जाता है, compression mill भी बोला जाता है। Then the next is the disc mill। disc mill में आप shear देखते हो कि shear force apply होता है। So it is the shear force। and the next is the hammer mill। So these are the 4 mills that I will discuss and the questions have come from these mills as well। So this is the first mill। So the ball mill it is also called as tumbling mill। tumbling का मतलब ये होता है कि जब किसी बड़े ऐसे सिलेंडर में कोई चीज़ घूमती है तब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब घूमता है तब इसमें जो बॉल्स होती हैं फूड के कांटेक्ट में आती हैं और उस वजह से फूड को फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए इसके कुछ एक फीचर्स हैं कि जो बॉल्स हैं वो 2.5 से 15 सेंटीमीटर की रहती हैं, डायमीटर की रहती हैं और बॉल्स की जगह हम रोड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ रोड्स इन प्लेस ऑफ बॉल्स। एंड द नेक्स्ट इज द फोर्सेज इन्वॉल्व। सो दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम। जैसे कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा। सो इम्पैक्ट एंड द shear फोर्सेज आर यूज्ड हेयर दैट ऑपरेट्स in breaking down the food from coarser to the finer particles। Then the purpose is with larger poles or at high speed impact forces become more important। कि जब लार्जर बॉल्स को यूज़ किया जाता है, हाई स्पीड पर यूज़ किया जाता है, तब वहाँ पर इम्पैक्ट फोर्सेस ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं एंड दे आर यूज टू प्रोड्यूस फाइन पाउडर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी एनर्जी उस फूड प्रोडक्ट में चली जाती है। सो ऑल द एनर्जी दैट यू आर यूजिंग डायरेक्टली गोज इन टू द फूड। सो देयर इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टेज। सो यू कैन गेट द फाइन पाउडर
at very low cost such as food colorants. So food colorants के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तब आप डेफिनेटली वहाँ पर बॉल मिल को आंसर कर सकते हैं. So ball mill is used to produce the food colorants. So a rod mill has rods instead of balls to overcome problems associated with the balls sticking in adhesive food. So suppose you are making powder of any food product. So in that case, the powder may aggregate and can stick to the balls. So to solve that problem, you can use the rods as well. So this is kind of so in this picture, this is the ball mill here. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जो कि है दासवेल मशीनरी के द्वारा बनाई गई. यहाँ पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं. यहाँ पर देखिए ये पूरा एक प्लांट है जहाँ पर बॉल मिल लगी हुई है. सो दिस इज द बॉल मिल हेयर, दिस इज द बॉल मिल हेयर. ठीक है. अब यहाँ से होपर से चीज़ें अंदर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, अब इस बॉल मिल में जाएंगी. सो इस बॉल मिल में ऑलरेडी ये ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, ये स्टील बॉल्स होती हैं जो कि इस फूड वाइट कलर फूड के कांटेक्ट में आती हैं. और जब ये बॉल्स इन फूड के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो इम्पैक्ट फोर्सेस लगता है, बिकॉज ये जो मिल्स हैं काफ़ी हाई स्पीड पर रोटेट हो रही होती हैं. स्पीड इज़ वेरी हाई, speed is very high. So the balls comes in contact with the food and क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड पे होती हैं तो इससे इम्पैक्ट फोर्स लगता है जो आपको याद रखना है. इम्पैक्ट फोर्स मैंने आपको पहले भी बताया है. सो नाउ गो टू दिस वीडियो. अब ये फाइनली फूड प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में आगे फर्दर मूव करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस. क्लासीफायर 1 और 2 मतलब इसको फर्दर जो है ये क्या करता है, क्लासीफायर 1 और 2 के जो पार्टिकल साइज़ के बेसिस पर इस पूरे फूड प्रोडक्ट को अलग कर देता है. जैसे ये क्लासीफायर 1 है और ये क्लासीफायर 2 है. इट मीन्स ये पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करेगा, ये एक पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करेगा. सो देन दीज फूड प्रोडक्ट्स मूव फर्दर. और यदि अभी भी उसको फर्दर रिड्यूस करना है तब ये फाइनली दोबारा से इस मिल में जाता है फूड प्रोडक्ट, और जो सही प्रोडक्ट है फिर वो फर्दर इस टैंक में इकट्ठा होने लगता है. ये डस्ट कलेक्टर है, ये डस्ट कलेक्टर है ये भी. और फाइनली अपना फूड प्रोडक्ट आगे इस पूरी लाइन में चला जाता है. तो यहाँ पर एक पूरा सेटअप ये दिखाया गया है बॉल मिल का. तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी. सो बॉल मिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टम्बलिंग मिल. यहाँ पर बॉल्स यूज़ होती हैं और बॉल मिल्स से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. देन यू कैन यूज़ द रॉड्स एंड बिकॉज दिस मिल ऑपरेट्स एट वेरी हाई स्पीड सो द इम्पैक्ट एंड द shear forces acts here. So now move to the next, दैट इज़ द रोलर मिल या इसको क्रशिंग मिल भी बोला जाता है. सो हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं. जैसे फीचर्स क्या हैं, ए सीरीज ऑफ रोलर्स मे बी एम्प्लॉयड एज यू कैन सी हेयर ऑन द राइट साइड दैट मिल इज़ शोन. यहाँ पर रोलर्स है, रोलर नंबर 1, रोलर नंबर 2, रोलर नंबर 3, roller number 4 and this is the roller number 5. As you can see here, these are the coarse particles here. अब कोर्स पार्टिकल जब यहाँ से आए सो द गैप हेयर इज देयर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है. फिर फाइनली पार्टिकल कुछ हद तक रिड्यूस हुआ और फिर यहाँ पर जब गैप और कम हुआ तो यहाँ पर जो कोर्सर पार्टिकल्स थे वो फाइन में कन्वर्ट हुए. देन फर्दर दिस गैप इफ इट इज़ रिड्यूस देन यू गेट द फाइनर पार्टिकल्स मिलते हैं. एंड इफ़ यू वांट मोर फाइनर पार्टिकल्स देन यू कैन फर्दर रिड्यूस द गैप between these two rollers so you can get the more finer particles. So आपने यहाँ पर देखा कि a series of rollers may be employed. may का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीरीज़ यानी इतनी सारे रोलर्स यूज़ किए जाएं. यू कैन वेरी वेल यूज़ ओनली 2 रोलर्स. अब जैसे यहाँ पर आप राइस फ्लेक्स देख रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोहा. पोहा भी इसको बोला जाता है इन सम मराठी लैंग्वेज. सो रोलर्स में क्या होता है कि ये एक शीट मूव कर रही होती है. यहाँ पर आपने सो यू पुट हेयर वेट राइस. अब जब ये रोलर्स मूव कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि इसमें से जब ये राइस मूव कर रहा होता है सो यू गेट द फ्लेक्स हेयर. यहाँ पर आपको फ्लेक्स मिल जाती हैं ऐसे. सो एंड नाउ द थिंग इज दैट इफ द स्मॉलर गैप्स बिटवीन द रोलर्स एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर. जब यहाँ पर
गैप कम होने लगता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, सो यू गेट द फाइनर एंड फाइनर ग्राइंडिंग. सो हेयर बिकॉज द फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द फूड प्रोडक्ट, सो यू गेट द कंप्रेशन फोर्सेज हेयर. कंप्रेशन फोर्सेस लगते हैं और साथ ही साथ शीयर भी लगता है. शीयर ऑलमोस्ट हर एक जगह पर इन्वॉल्व रहता है. चीज़ ये सोचने वाली होती है कि कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है. सो इट इज़ द कंप्रेशन फोर्स दैट इज़ द डोमिनेंट फोर्स हेयर. And the purpose is that the main force is compression, but if the rollers are rotated at different speeds or if the rollers are fluted का मतलब ये होता है कि suppose this is the roller, ये एक रोलर है, ये जो रोलर आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से है रोलर. सो ये एकदम प्लेन रोलर है. सो दिस इज द प्लेन रोलर हेयर. बट सपोज इफ यू मेक सम डिजाइन, तो ये यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बना रहता है. सो दीज आर कॉल्ड द फ्लूटेड रोलर्स. ठीक है, तो फ्लूटेड रोलर्स का भी यूज किया जाता है कि जब डिफरेंट स्पीड्स पर होंगी तब किसी भी फूड प्रोडक्ट पर, सपोज ये रोलर्स थे, ये काफ़ी हाई स्पीड पर घूम रहा था और ये थोड़ी कम स्पीड पर था, तो इससे क्या होगा कि फूड प्रोडक्ट के ऊपर एक तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा, एक तरफ कम फोर्स लगेगा. सो यहाँ पर शेयर फोर्स डोमिनेंट होने लगता है. सो शेयर फोर्स आर ऑल्सो एक्सर्टेड व्हेन द रोलर्स आर मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स. सो द रोलर मिल्स आर वाइडली यूज टू मिल व्हीट. यहाँ पर ये फ्लूटेड रोलर्स यूज़ किए जाते हैं. ये आप चीज़ को अच्छे से याद रख लेना. फ्लूटेड रोलर्स आर यूज टू मिल व्हीट and oats and other cereals to flour and flaking rolls to produce flaked breakfast cereals. यानी आप इस पर अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं आप चाहें तो. ठीक है, सो टू गेट द डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ द फ्लेक्स. सो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो. सो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रोलर्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. ऊपर से कोर्स पार्टिकल्स आ रहे हैं और फाइनर पार्टिकल्स आपको मिल रहा है फाइनली. So this is a very good animation made by this person. So I hope यहाँ पे आपको चीज़ों को क्लैरिटी हो गई होगी. So roller mills is also called as crushing mill. यहाँ पे रोलर्स रहते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो इतनी सी चीज़ थी. यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स डोमिनेंट रहता है, बट इफ़ यू मूव द रोलर्स एट डिफरेंट स्पीड देन द shear force can be made dominant. So now move to the next, that is the डिस्क मिल. सो डिस्क मिल में हम देखेंगे दो वीडियोस हैं. सो दिस वीडियो इज़ कैप्चर्ड बाय मी. ये वीडियो मैंने एक जगह से कैप्चर की थी जब मैं किसी एक फूड फेस्टिवल और फूड मेला में गया था एट प्रगति मैदान इन दिल्ली. एंड दिस वीडियो इज़ टेकन फ्रॉम द यूट्यूब. So the features are the grinding between itself and a stationary plate or two counter rotating disc employ largely attrition. यानी यहाँ पर क्या रहता है कि एक डिस्क रहती है. So suppose this is the disk here. These are the two discs. अब इस डिस्क के बीच में जब फूड पार्टिकल आता है तो वो क्रश हो जाता है. ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है. So this is the फाइनल सिस्टम. अब ये ऐसा हो सकता है कि these are the two disk system if both are rotating, if both rotate. But if suppose if this is stationary, then आप इसको क्या कहोगे कि सिंगल डिस्क है जो रोटेट हो रही है. ये स्टेशनरी प्लेट हो गया और टू काउंटर रोटेटिंग हो गई, यानी ये भी दूसरी अलग अलग दिशा में जो मूव करेंगी तब ये टू डिस्क हो गई, अदरवाइज स्टेशनरी हो गई. एंड ऑल्सो आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये इसको पिन मिल भी बोला जा सकता है इफ द पिन्स आर इंस्टॉल्ड हेयर. इसमें यहाँ पर पिन्स अगर लगा दी जाए तब इसको पिन मिल भी बोला जाता है. ठीक है, सो द टाइप्स आर सिंगल डिस्क मिल, डबल डिस्क मिल. यहाँ पे हमने देखा डबल डिस्क मिल का मतलब ये है कि जब दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं. एंड सिंगल डिस्क का मतलब ये है कि सिर्फ एक डिस्क रोटेट कर रही है और जो दूसरा है वो स्टेशनरी है. ये यहाँ पर ये स्टेशनरी मिल है. एंड पिन एंड डिस्क मिल, यहाँ पर ये पिन भी है और स्टेशनरी भी है. आप इस वीडियो को जब देखेंगे तब समझ पाओगे. सो द फोर्सेज इन्वॉल्व. सो हेयर द मेजर फोर्स इज द शेयर फोर्स. शेयर फोर्स का मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि शेयर फोर्स क्या होता है. एंड द इम्पैक्ट फोर्स, एंड इम्पैक्ट फोर्स इज मेजरली इन्वॉल्व इन द पिन मिल. पिन मिल में जब पिन्स टकराती हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट से देन यू गेट द फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल. सो द पर्पस इज टू एप्लीकेशन टू शुगर, नट्स
cocoa, nutmeg, cereals, milk powders, whey powder and rice. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये देखिए इस चीज़ को दोबारा से कि ये स्टेशनरी प्लेट थी और ये जो थी ये मिल घूम रही थी, ये डिस्क घूम रही थी एंड दिस इज द स्टेशनरी प्लेट हेयर. सो दिस इज द होपर, दिस इज द होपर हेयर. अब ये इसको क्लीनिंग कर रहे हैं. अब इस मिल को बंद कर दिया. अब यहाँ पर इस ग्रेन को इसमें डाला गया है इस होपर में. अब ये देखिए आप ना इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से. यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ दिस द मटेरियल. अब वो सिर्फ एक सिंगल डिस्क घूम रही है और ये स्टेशनरी पार्ट था. ये मोटर लगी है जो इसको पुल करती है. सो दिस इज द मोटर हेयर. आपको फाइनली प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे जाता है और यहाँ से नीचे पंप किया जाता है ऊपर पाइप के थ्रू, फिर फाइनली कलेक्ट कर लिया जाता है. आप यहाँ पर देखिए ये कलेक्ट यहाँ पर किया जाता है इसको. तो यहाँ पर आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई होंगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क मिल. सो डिस्क मिल में मेजरली जो रहता है शेयर फोर्स एक्ट करता है. और अगर यहाँ पर इस मिल में यहाँ पर पिन्स लगा दी जाएँ सो पिन मिल क्या करती है और फाइनल पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकती है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो दिस was about this particular mill. Now look at this particular video also. अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि इसमें पीनट डाला जाता है. सो दिस इज द डिस्क मिल. यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क होगी. ठीक है, यहाँ पर 2 रोटेटिंग डिस्क हो सकती हैं, 2 या 1 जितनी भी हैं. वी डू नॉट नो हेयर बट वी नो हेयर इज दैट यहाँ पर मटेरियल डाला जाता है और यहाँ से फिर फाइनली पेस्ट निकलता है. सो दिस इज द पीनट पेस्ट. द पीनट इज इंट्रोड्यूस्ड एट दिस हॉपर और फिर ये फाइनली इस डिस्क मिल में कॉन्टैक्ट में आती हैं एंड यू गेट द पीनट पेस्ट. सो इस पीनट पेस्ट को फाइनली फिर पीनट बटर बनाने में यूज़ किया जाता है यूजिंग सम इमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर्स. सो दीज आर द पीनट स्प्लिट्स हैं ये. और आपको फिर यहाँ पर फाइनली पीनट बटर या पीनट पेस्ट मिलता है और इस पीनट पेस्ट में फिर आप जब दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो यू गेट द पीनट बटर. सो दिस इज द नेक्स्ट मिल और द लास्ट मिल. सो दैट इज द हैमर मिल. हैमर मिल में क्या रहता है कि ये जो रोटेटिंग पार्ट रहता है. सो दीज आर द हैमर्स हेयर. यहाँ पर ये हैमर्स होते हैं. सो दीज आर द हैमर्स. हैमर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं जो फूड पार्टिकल के. आप देखिए कि ये फीड है, यहाँ पर फूड पार्टिकल आता है अंदर इस होपर के थ्रू एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर shaft rotates, so these are having the hammers. When these hammers come in contact with the food particles तो यहाँ पर काफ़ी impact लगता है. impact force काफ़ी major रहता है जिस वजह से ये coarser particles finer particles में convert हो जाते हैं. and this is the sieve here. यहाँ पे ये perforated line जो देख रहे हैं. so this is the sieve. सीव बोला जाता है इसको, यानी छलनी है. सीव ऑफ डिफरेंट साइजेस. जिस भी पार्टिकल साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए सो आप उस सीव को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं. सो लेट्स प्ले द वीडियो फर्स्ट. सो हेयर दिस इज द वीडियो.
So these are the free hammers that are rotating here. अब इस होपर के थ्रू इसमें अंदर आता है और ये सीव्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो इन्होंने हाईलाइट किया है. सो दीज आर द डिफरेंट साइजेस ऑफ द सीव्स, अपार्चर्स बोला जाता है जिसे. एंड व्हेन दीज हैमर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड यू गेट द डिफरेंट साइज ऑफ द फूड प्रोडक्ट. ये फाइनली फिर फर्दर प्रोडक्ट यहाँ पर मूव किया जाता है और यू गेट द फूड प्रोडक्ट हेयर एंड द डस्ट हेयर. यहाँ पर फूड प्रोडक्ट नीचे की तरफ आपको मिल जाता है फाइनली. सो ये लेबोरेटरी साइज़ की मशीन थी. अभी आप इस मशीन को देखिए, इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर कोर्सर पार्टिकल आया है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है. So many hammers attached to a shaft which rotates at high speed. यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड होती है इस शाफ्ट की जहाँ पर हैमर्स लगे होते हैं. एंड रोटर स्पीड्स ऑफ 3000 to 7200 RPM फॉर फाइनर, यानी जितनी हाई स्पीड होगी उतने ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स आपको मिलेंगे. एंड स्पीड ऑफ दिस मच इज़ यूज फॉर द कोर्सर ग्राइंडिंग. कोर्सर ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है. एंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द अपार्चर साइज, दैट मीन्स द सीप साइज, ये जो सीप साइज है इस पर डिपेंड करता है शेप, रोटर स्पीड, स्क्रीन थिकनेस एंड द टोटल ओपन सरफेस एरिया ऑफ द स्क्रीन डिसाइड्स द पार्टिकल साइज. तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं. एंड द डिसइंटीग्रेशन बाय द इम्पैक्ट फोर्सेज मेजरली. सो यहाँ पर मेजर फोर्स जो होता है वो इम्पैक्ट फोर्स लगता है, बट साथ ही साथ शेयर फोर्स भी लगता है. और शेयर फोर्स कब लगेगा? जब यहाँ पर नीचे पार्टिकल्स कलेक्ट होते रहते हैं और सपोज सीव में से आगे नहीं जा रहे हैं, तब ये क्या करता है कि हैमर जब कॉन्टैक्ट में आएगा इसके साथ तो यहाँ पर शेयर फोर्स भी लगने लगता है. सो शेयर फोर्स यू सी के हर एक मिल में ये तो यूज़ होता ही होता है. शेयर फोर्स हर एक मिल में यूज़ होगा और इम्पैक्ट फोर्स यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स रहता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द पर्पस. सो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल सच एज द पेपर, शुगर, ड्राइड मिल्क, ड्राइड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस कैन बी रिड्यूस्ड इन इट्स साइज. तो साइज में रिड्यूस किए जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द हैमर मिल. हैमर मिल में यहाँ पर हैमर्स यूज होते हैं. हैमर्स मीन्स सम थिक steel or the iron rods that is used here. So now move to the final conclusion. यहाँ पर हमने 4 चीज़ों को अभी तक देख लिया. So the ball mill, then the roller mill, then the disc mill and then the hammer mill. हमने इन चारों को अच्छे से देख लिया है और आपने काफ़ी अच्छे से समझ भी लिया है. और मैं आपको एक ये चीज़ फिर से बता दूँ कि shear force हर जगह इस्तेमाल हो रहा है. shear force हर जगह इस्तेमाल होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी आप मिल यूज़ कर रहे हैं. उस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा मेजर फोर्स अप्लाई होता है. जैसे बॉल मिल में एक सडन इम्पैक्ट होता है बाय द बॉल्स विद द फूड मटेरियल, सो द इम्पैक्ट फोर्स बिकम्स द मेजर फोर्स हेयर. रोलर में क्या रहता है कि कंप्रेशन फोर्स मेजर रहता है. वहीं डिस्क मिल्क में शेयर फोर्स मेजर रहता है. और हैमर मिल में impact force becomes a major force here. And also you have to very well understand that which type of mill is used for which food product. So the ball mill is used for food colorants. ये आपको अच्छे से याद रखना है. These questions can come in your exam. So if you are making flakes, then you will be using the roller mills. And if you are finally making the sugar or nuts or cocoa यानी powder इनका बना रहे हैं, then you can use the shear force. or even you are making some paste. ठीक है, तो वहाँ पर आप इस तरह की मिल का यूज़ करेंगे. हैमर मिल में आप इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो आपने अभी तक बहुत सी चीज़ों को देख लिया है और दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, बिकॉज आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. एंड आई रियली डू टेक much effort in making these videos. I am a working professional और मैं सुबह करीब 9 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ और करीब 6 बजे तक की हमारी ड्यूटी रहती है. देन आई कम टू माई होम एंड स्टार्ट मेकिंग दीज वीडियोज़. और इन वीडियोज़ को बनाने में, इनमें एनिमेशन लाने में, इस तरह की वीडियोज़ के लिए कंटेंट ढूंढने में बहुत समय लगता है. और करीब मैं इस वीडियो को करीब 2 से ढाई हफ्ते से बना रहा हूँ. जितना समय मैं निकाल पाया, आप देख सकते हैं कि इन 7 स्लाइड्स को बनाने में कितना 2.5 हफ्ते का मुझे टाइम लग गया. सो
इस एफर्ट का मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन ज़रूर करना चाहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड it will be really helpful to you if you are preparing for some exam, and if you are a working professional then it is going to help you also. So thank you, and we will meet in the next video with the second part of this particular topic, that is the size reduction in solids or to the liquids का भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और सॉलिड्स का भी देखेंगे। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता दूं कि हम 3 लॉज के बारे में चर्चा करेंगे, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ एंड द डिटिंजर्स लॉ। इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो वो ज़रूर से ज़रूर देखना। सो थैंक यू।